हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर। ऑल्दो ये कहानी शॉर्ट नहीं है, ये है एक नॉवल जिसका कि नाम है हज़ार मोमबत्तियों का घर। इसका भाग 9 लेकर मैं आज आपके लिए हाजिर हूँ, आपकी दोस्त रोशनी। ये बता दूँ कि ये इस नॉवल का अंतिम भाग है और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आप यानी कि हमारे श्रोताओं को ये सुनाने के लिए कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। तो दोस्तों, कहानी की जिस मोड़ पर अब हम हैं वहाँ दोनों पार्टीज़ में मार धाड़ बंदूकों के लेवल तक पहुँच गई है। बर्फ़ में दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के सामने बंदूकें लेके खड़ी हो गई थी और हमारे मुख्य पात्र की पार्टी अब वापस अपने घर की तरफ आ गई है। और देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। मैं सुनाऊंगी आज आपको अध्याय 26 ऑनवर्ड्स ये कहानी। इसका नाम है लाइब्रेरी में लड़ाई। वे इस बार तेजी से आ रहे हैं, स्टूडेंट ने टिप्पणी की। जरूर, उनके जनरल ने लूट के बिना पीछे हटने के लिए उन्हें दिल से कोसा है। मैंने पूछा, वह खुद एक आदमी की तरह क्यों नहीं आता? एक आदमी की तरह? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लैरी ने कहा। अजीब है तुम्हारी सोच। लगभग 11 बजे थे जब हमलावर दल बोट हाउस के बाहर बर्फ पर बातचीत करके वापस लौटा। हम चारों लोग छत पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। वे जंगल से तेजी से आगे बढ़े। शेरिफ और मॉर्गन दूसरों से थोड़ा आगे थे। मुझे उम्मीद थी कि जब वे खुले मैदान में आएंगे तो उनकी गति धीमी हो जाएगी, लेकिन वे पानी के टावर पर तेजी से चढ़ने लगे और अनुभवी प्रचारकों की तरह स्थिर होकर घर की ओर बढ़े। क्या हम बारूद का प्रयोग करें? लरी ने पूछा। मैंने कहा, हम उन्हें पहले गोली चलाने देंगे। वे पहले ही आपकी और स्टूडेंट की हत्या करने की कोशिश कर चुके हैं। मैं बंदूकों के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार हूँ। आयरिश व्यक्ति ने विरोध किया। अपने डंडों के साथ खड़े रहो, स्टूडेंट ने चेतावनी दी, जिसका अपना हथियार शास्त्र के बुनकर की बीम के बराबर था। कब्जा लड़ाई के 9 अंक हैं और हमने घर पा लिया है। मैं भी युद्धबंदी हूँ, लैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अंग्रेज जासूस ने आलू के तहखाने की सलाखों वाली खिड़की का कांच तोड़ दिया था और हम नीचे से उसे चिल्लाते और गालियां देते हुए सुन सकते थे। इस बार तो मामला सीरियस लग रहा है, लैरी ने कहा। अब आगे बढ़ो और जो पहला सिर रेलिंग के ऊपर से निकलेगा उसे हिकारी की तरह एक खुराक मिलेगी। जब हम छत से 25 गज दूर पहुंचे तो आगे बढ़ता हुआ दल 2 भागों में बट गया। आधा दल हमारे और जल टावर के बीच रुक गया और बाकी दल घर के चारों ओर घूमते हुए सामने के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। आह, इसे देखो, लैरी चिल्लाया। इनके पास तो एक बैटरिंग रैम है। ये बहुत जल्दी इसकी सहायता से मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। हे शांति के दूत, क्या मुझे अब बड़ी तोपों को आजमाने की अनुमति है या नहीं? मॉर्गन और शरीफ ने अपने बीच लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया हुआ था जिसकी शाखाएं काटी गई थीं, और एक तीसरे व्यक्ति की मदद से ये सीढ़ियों से ऊपर दरवाजे के सामने उसे बहुत जोर जोर से मार रहे थे, जिससे कि वो घर के अंदर तक आ गया था। बेट्स पहले से ही सामने की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध की झलक थी। स्टोडर्ड और लैरी को लाइब्रेरी की खिड़कियों पर नजर रखने के लिए छोड़कर मैं उसके पीछे आया और हम ऊपरी हॉल में ढीले बोर्डों पर टकराते हुए प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर एक बड़े अधूरे कक्ष में पहुंच गए। जब मैं बेट्स के पास पहुंचा तो उसने खिड़की खोल रखी थी और वह बाहर खड़ा होकर नीचे खड़े लोगों को चेतावनी दे रहा था। वह गोली चलाने के लिए अपना रिवॉल्वर उठाए था और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह मेरी ओर क्रोध और आक्रोश के भाव के साथ मुड़ा, जिसकी मैंने कभी उसके रंगहीन मुखौटे जैसे चेहरे पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। हे भगवान सर, वह दरवाज़ा उनका गौरव था सर। ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध घर से आया था और वे इसे नष्ट कर रहे हैं सर, जैसे कि ये आम चीड़ के पेड़ का हो। जैसे ही घेराबंदी करने वालों ने फिर से दरवाजे पर भयंकर धमाके के साथ अपनी बंदूकें चलाईं, उसने खुद को मेरी पकड़ से छुड़ा लिया और उसकी रिवॉल्वर 3 बार तेजी से बोली। वह एक हाथ से खिड़की के फ्रेम को पकड़े हुए दूर झुक गया। उसके शॉट नीचे खड़े एक आदमी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया का संकेत थे और मुझे लगा कि बेट्स चौंक गया है और मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। सब ठीक है सर, सब ठीक है, सिर्फ मेरे गाल पर एक कट लगा है सर। और एक और गोली शीशे को चीरती हुई दीवार के प्लास्टर की धूल को उछालती हुई निकल गई। नीचे से एक भयंकर हमले ने घर में एक जबरदस्त धमाका किया और मैंने दूसरी तरफ से गोलीबारी की आवाज़ सुनी,
जहां दुश्मन का रिजर्व इंतजार कर रहा था। बेट्स ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर विरोध जताया कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। नीचे आओ, यहां कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मैं भागकर हॉल में गया जहां स्टूडेंट खड़ा था। हर्क्यूलिस की तरह अपने क्लब पर झुका हुआ था और शांत भाव से दरवाजे को देख रहा था, क्योंकि वह घेरने वालों के बार बार के प्रहारों के कारण उछल रहा था और हिल रहा था। घर के एक ओर से फिर बंदूक की आवाज आई और मैं लाइब्रेरी की ओर भागा, जहां लैरी ने एक को छोड़कर बाकी सभी लंबी खिड़कियों के सामने फर्नीचर को धकेल दिया था जिसे उसने खुला रखा। वह छत पर आया और उन लोगों पर रिवॉल्वर तान दी जो अब हमारे नीचे खड्ड के किनारे रेंग रहे थे। उनमें से एक रुक गया और जानबूझकर हम पर निशाना साधते हुए बंदूक तान दी। गोली ने रेलिंग से बर्फ को तोड़ दिया और बिना किसी नुकसान के चीख कर चली गई। ऐसे मनहूस बंदर, उसने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी को मारा है। एक आदमी गिर गया था और खड्ड में चिल्ला रहा था। उसका हाथ उसकी जांघ पर था, जबकि उसके साथी हतोत्साहित होकर रुक गए थे। तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी, बदमाश, लैरी ने बड़बड़ाया। मैंने उसे अंदर खींच लिया और हमने दरवाजे के सामने एक अलमारी लगा दी। इस बीच मोर्चे पर हमले बढ़ते ही जा रहे थे। स्टोडर्ड अभी भी वहां खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। बेट्स दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऊपर से रिवॉल्वर की आवाज से पता चल रहा था कि वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए खिड़की पर वापस आ गया था। स्टोडर्ड ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले गोली चलाई, हम उन पर जवाबी हमला करने से कम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा, बैटरिंग रैम के वार के बीच में। अब विशाल ओक दरवाजे का एक पैनल टूटकर अंदर घुस गया था, लेकिन उन्हें डर था कि हम उस खुले स्थान का उपयोग बचाव के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए वे बेट्स की रिवॉल्वर की पहुंच में भाग गए। बदले में हमने ऊपरी खिड़कियों पर छोटी गोलियों की बारिश सुनी और कुछ सेकंड बाद लैरी ने चिल्लाकर बताया कि पीछे से आ रही पार्टी फिर से छत पर आ गई है। जाहिर है इस हरकत ने शेरिफ को उत्साहित कर दिया, क्योंकि बेट्स की ओर से की गई फायरिंग के बीच उसके आदमी दौड़े और लॉग फिर से दरवाजे से टकराया, जिससे वह ऊपरी कब्जों से मुक्त हो गया। कुछ ही पल बाद निचले बंधन ढीले हो गए और आदमी हॉल में लुढ़कते हुए आ गए। शेरिफ, मॉर्गन और 4 अन्य लोग जिन्हें मैंने देखा था। फ्लैंकिंग पार्टी छत पर पहुंच गई और फ्रांसीसी खिड़कियों के छोटे शीशे तोड़ रही थी। हम दरवाजे पर भ्रम की स्थिति के ऊपर कांच के टूटने और खनकने की आवाज सुन सकते थे। हॉल में वह निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने दरवाजा गिरने के एक क्षण बाद अपना हथियार संभाल लिया। मैंने अपनी रिवॉल्वर से शेरिफ पर गोली चलाई। वह लड़खड़ाया और दहलीज पर आधा गिर गया, जिससे कि गेंद उसके ऊपर से निकल गई। लेकिन उसने मुझे पैरों से पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया तथा मेरे सर के फर्श पर टकराने से मैं आधा स्तब्ध हो गया। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 2 या 3 मिनट तक होश आया। मुझे सबसे पहले बेट्स द्वारा शेरिफ को पकड़ने का एहसास हुआ, जो मेरे ऊपर बैठा था, और जब वे एक दूसरे से जूझ रहे थे तो मुझे उनके संयुक्त मुड़ने उछालने वाले वजन का पूरा फायदा मिला। मॉर्गन और लैरी रिवॉल्वर लेकर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मॉर्गन आयरिशमैन को धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर ले जा रहा था। स्टोडर्ड ने एक अज्ञात डिप्टी को दोनों हाथों से कॉलर से पकड़ लिया था और अपने बंदी को एक जोरदार झटका दिया, उसे हवा में उछाल दिया और एक अन्य हमलावर के खिलाफ एक ऐसे झटके से धक्का दिया जिससे दोनों साथी एक साथ कोने में घूम गए। लाइब्रेरी में आओ, लैरी चिल्लाया, और बेट्स, जिसने मुझे खड़ा किया था, मुझे हॉल से नीचे खुली लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर खींच ले गया। इस समय बेट्स असाधारण रूप में दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर लगी खरोंच से खून उसके गाल से होते हुए कंधे तक बह रहा था। उसका कोट और शर्ट फटा हुआ था और खून उसकी छाती पर लगा हुआ था। उसके चेहरे पर जो क्रोध और आक्रोश था, मैं आशा करता हूं कि वे किसी मानवीय चेहरे पर फिर कभी नहीं देखूंगा। हे भगवान, ये कमरा, ये सुंदर कमरा, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना जब उसने मुझे अपने सामने लाइब्रेरी में धकेल दिया। ये श्री ग्लेनम का गौरव था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, और एक मोटे आदमी पर झपटा जो लाइब्रेरी के एक दरवाजे से अंदर आया था और उस लंबी मेज पर चढ़ रहा था जिसे हमने बैरिकेड के रूप में स्थापित किया था। अब हम 2 आग के बीच में थे। शेरिफ की पार्टी ने हमें लाइब्रेरी से बाहर रखने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, और जब हम अंदर थे, स्टोडर्ड के बड़े कंधों ने गेंद में पुरुषों की संयुक्त ताकत के खिलाफ दरवाजा आधा बंद कर दिया। ये विराम सौभाग्यपूर्ण था, क्योंकि इसने हमें छत से चढ़ने वाले लोगों से अकेले निपटने का अवसर दिया।
बेट्स ने उनमें से एक को डंडे से गिरा दिया था और लैरी ने दूसरे को खत्म कर दिया था, जिसने उस पर चाकू घोंपने का जानलेवा प्रयास किया था। मैं स्टोडर्ट के साथ दरवाजे के सामने था, जहां शेरिफ के आदमी धीरे धीरे हम पर हावी हो रहे थे। स्टोडर्ट ने कहा, जब मैं 3 बोलूं तो कूदना छोड़ देना, और उसके कहने पर हम दरवाजे से दूर कमरे में चले गए। शेरिफ और उसके आदमियों के आगे बढ़ने और फर्श पर फैल जाने पर लैरी खुशी से चिल्लाया और हम कमरे को खाली करने के लिए फिर से हाथापाई में लग गए। अपनी स्थिति बनाए रखें सर, बेट्स चिल्लाया। मॉर्गन ने मुझ पर हमला किया था और मुझे बड़ी चिमनी के सामने चूल्हे पर धकेल दिया। शेरिफ, मॉर्गन और फर्ग्यूसन ने मुझे घेर लिया। यह स्पष्ट था कि मैं मुख्य अपराधी था और वो मुझे प्रतियोगिता से बाहर करना चाहते थे। कमरे के उस पार लैरी, स्टोडर और बेट्स बाकी घेरने वालों के साथ एक जीवंत उपद्रव में लगे हुए थे, और स्टोडर ने मेरी दुर्दशा को देखते हुए पलटी हुई मेज पर छलांग लगाई, तीनों को पीछे छोड़ दिया और एक कुर्सी घुमाते हुए मेरे बगल में खड़ा हो गया। उसी समय बाहरी दरवाजा खोलते हुए मेरी नज़र पिकरिंग के चेहरे पर पड़ी। मैं ये देखने आया था कि उसके आदेशों का पालन किया गया था, और मुझे अभी भी अपनी संतुष्टि याद है जब उसने मुझे मारने या मुझे बाहर निकालने के लिए जिन लोगों को काम पर रखा था उनसे घिरा हुआ था। मैंने उसके चेहरे पर चित्रित कायरतापूर्ण भय को देखा नहीं, बल्कि महसूस किया। फिर तीनों ने मुझ पर हमला कर दिया। जैसे ही मैंने डंडा फेंका और अपनी रिवॉल्वर निकाली, कमरे के दूसरे तरफ से किसी ने कई गोलियां चलाई, जिसकी गर्जना से पूरा कमरा लड़खड़ा गया और ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए लड़ाई रुक गई हो। और फिर जब स्टोडर्ड मेरी तरफ खड़ा होकर अपनी कुर्सी को रक्षात्मक तरीके से हिला रहा था, तो गोलियों की वजह से ढीला या टूटा हुआ बड़ा झूमर अपने क्रिस्टल पेंडेंट के जोरदार धमाके के साथ गिर गया। शेरिफ स्टोडर्ड के डंडे से दूर कूद गया, उसके सिर पर चोट लगी और वह भारी शीशे से नीचे गिर गया। गोलीबारी से निकला धुआं पूरे कमरे में बादलों की तरह फैल गया और शेरिफ को छोड़कर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जो झूमर के मलबे के नीचे कराह रहा था और गालियां दे रहा था। दरवाजे पर पिकरिंग का चेहरा फिर से चिंतित और डरा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि कमरे में जो दृश्य था और उसके आदमी हमारे खिलाफ जिस धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, उसने उसे आधा लकवाग्रस्त कर दिया था। हम सभी को लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए दूसरी हवा मिल रही थी। मॉर्गन दुश्मन की कमान संभाल रहा था। उसके 1 या 2 आदमी जो संघर्ष में पहले ही मारे गए थे, अब बदला लेने के लिए वापस रेंग रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने अपना हाथ उठाया होगा और पिकरिंग की ओर इशारा किया होगा, क्योंकि बेट्स ने एक फ्लैश की तरह चक्कर लगाया, और जब उसे ये एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उसने जल्लाद को कमरे में खींच लिया। तुम बदमाश हो, तुम कृतघ्न हो, नौकर चिल्लाया। उसके चेहरे और नंगी छाती पर खून और उसकी पीठ पर नफरत ने उसे एक घिनौना व्यक्ति बना दिया था। लेकिन तूफान के उस शांत समय में, जब हम किसी लाभ की प्रतीक्षा में थे, मैंने कहीं ऊपर या नीचे से वही पद चिन्हों की आवाज़ सुनी जो मैंने पहले सुनी थी। लैरी और स्टोडर्ड ने इसे सुना, बेट्स ने इसे सुना, और उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण प्रसन्नता की चमक के साथ पिकरिंग पर टिकी थी। हमारा पुराना दोस्त भूत आ रहा है, लैरी चिल्लाया। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बेट्स ने कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिवॉल्वर नीचे फेंकी और एक लंबी मेज के किनारे पर झुक गया। उसकी नज़र अभी भी पिकरिंग पर टिकी हुई थी, जो अपने ओवरकोट के बटन बंद करके खड़ा था। उसकी डर्बी टोपी उसके बगल में फर्श पर पड़ी थी, जहां बेट्स द्वारा उसे कमरे में खींचे जाने पर वह गिरी हुई थी। सीढ़ियों पर किसी के चलने की, किसी के सावधानी से चलने की, किसी के नपे तुले कदमों की आवाज़ बिल्कुल अलग थी। मैंने पहले भी हल्की सी ठोकर महसूस की थी, जो मैंने अब महसूस की। हम सभी दीवार पर उन सीढ़ियों पर इतने ध्यान से बैठे थे कि हम चौकन्ने थे। मैंने बेट्स को मुझ पर चिल्लाते हुए सुना, और लैरी और स्टोडर्ड पिकरिंग की ओर दौड़े। उसने अपने ओवरकोट की जेब से रिवॉल्वर निकाला और मुझ पर फायर करने के लिए फेंका। तभी स्टोडर्ड ने हथियार को हवा में उड़ा दिया। बस एक पल सज्जनों, बेट्स ने कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं मुझे छोड़कर चिमनी के दाहिने छोर की ओर देख रहा था। हवा में कुछ आसन्न होने का आभास हो रहा था। यहाँ तक कि मॉर्गन और उसके आदमी, जो मुझ पर हमला करने के लिए आधे अधूरे तैयार बैठे थे, झिझक रहे थे, और पिकरिंग ने हम दोनों में से एक की ओर घबराहट से देखा। ये तूफान से पहले की शांति थी। एक पल में हम एक दूसरे के गले पर अंतिम संघर्ष के लिए होंगे, और फिर भी हम इंतजार कर रहे थे। दीवार में मुझे अभी भी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे अब हम सभी को स्पष्ट दिख रहे थे। हम वहाँ अनंत काल तक खड़े रहे।
मुझे लगता है कि समय वास्तव में 30 सेकंड से अधिक नहीं था। निष्क्रिय प्रतीक्षा करते हुए, जबकि मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए। चुप्पी प्रतीक्षा असहनीय थी। मैंने अपनी पिस्तौल पकड़ी और मॉर्गन पर झपट्टा मारने के लिए नीचे झुका। मेरे और पिकरिंग के बीच पलटी हुई मेज़ और झूमर का मलबा था और हर आदमी तुरंत सतर्क हो गया। बेट्स को छोड़कर सभी। वह कठोर बना रहा। उसके खून से सने चेहरे पर वह जिज्ञासु मुस्कान, उसकी आंखें मेरे पीछे बड़ी चिमनी के अंत की ओर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर वह भाव मुझे जकड़े हुए स्तब्ध कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं मॉर्गन को भूल गया। एक मौन युद्ध विराम ने हम सभी को फिर से जकड़ लिया। मैं पीछे हट गया जब तक कि मेरी नज़र चूल्हे के दाईं ओर चौड़ी पैनल वाले चिमनी पर नहीं टिक गई और वहाँ दीवार में पद चिन्हों की आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी। फिर ये पूरी तरह बंद हो गई। लंबा पैनल धीरे धीरे खुला, अपने टिका पर थोड़ा चरमरा रहा था। फिर कमरे में नीचे मैरियन डेवरेक्स ने कदम रखा। उसने वही गहरा गाउन पहना था जिससे मैंने उसे आखिरी बार पहने हुए देखा था, और उसके कंधों पर एक लबादा खींचा हुआ था। वह हंस पड़ी और उसकी आंखें कमरे में घूम गईं। सज्जनों, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह हमारी अव्यवस्था को देख रही थी। आप लोग कितने ही लापरवाह गृहस्वामी हैं। दीवार में फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वह पैनल की ओर मुड़ी। उसने एक हाथ से उसे खोला और दूसरे हाथ को बाहर निकालकर किसी के आने का इंतज़ार करने लगी जो उसके पीछे आ रहा था। फिर मेरे दादाजी जॉन मार्शल ग्लेनम कमरे में आए। उनकी लाठी, उनका लबादा, उनके चतुर चेहरे के ऊपर रेशमी टोपी और उनकी तीखी काली आंखें अचूक थीं। उन्होंने अपने फ्रॉक कोट को किनारों से एक रेशमी रुमाल निकाला जिसमें एक खास तरह की चमक थी जो मुझे अच्छी तरह याद है, और हम में से किसी की ओर देखने से पहले उन्होंने अपने लबादे से थोड़ी धूल झाड़ दी। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। गुड मॉर्निंग जैक, उन्होंने कहा, और उनकी नज़र कमरे में घूम गई। भगवान हमारी मदद करें। मुझे लगता है कि ये मॉर्गन ही था जिसने शब्द चिल्लाते हुए टूटे हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन स्टोडर्ड ने उसे पकड़ लिया। भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं सर, बेट्स की कब्र जैसी आवाज़ ने जोर से कहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कुछ भी घटित हुआ उसे एक अजीब अप्राकृतिक स्पष्टता के साथ देखा, जैसे कोई तूफान आने से पहले दूर स्थित शीर्ष भूमि की स्पष्ट रूपरेखा को देखता है, जिसे दिन का सामान्य प्रकाश कम ही दिखा पाता है। मैं स्वयं चकित और मंत्रमुग्ध था, लेकिन मैं अब भी ये सोचना पसंद नहीं करता कि मेरे दादाजी के प्रकट होने से आर्थर पिकरिंग पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उस सदमे के बारे में ऐसा लग रहा था मानो वह उसे दो टुकड़ों में तोड़ देगा, जिससे वह लड़खड़ा गया और फिर गिर पड़ा। उसका सिर इस तरह से नीचे गिरा मानो वह अपने घुटनों पर चोट करने वाला हो। लैरी ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीट कर एक सीट पर ले गया जहां वह सिकुड़ गया। उसके हिलते हुए हाथ उसके गाल पर थे। सज्जनों, मेरे दादाजी ने कहा, लगता है आप लोग आनंद ले रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है? उसने अपनी छड़ी से शेरिफ की ओर इशारा किया जो टूटे हुए क्रिस्टल के ढेर के नीचे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। वह सर, ये शेरिफ हैं, बेट्स ने उत्तर दिया। मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अव्यवस्थित व्यक्ति हैं जैक। आपने शेरिफ को इतनी असुविधा क्यों पहुंचाई? क्या आपको नहीं पता था कि वह झूमर उसे मार सकता था? उस चीज़ की कीमत $1000 थी सज्जनों। आप महंगे मेहमान हैं। मॉर्गन और फर्ग्यूसन भी? अच्छा अच्छा, मैंने आप दोनों के बारे में बेहतर सोचा। गुड मॉर्निंग स्टोडर्ड, चर्च मिलिटेंट के लिए थोड़ा काम है। और ये सज्जन, उसने लैरी की ओर इशारा किया जो अपने जीवन में पहली बार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। मिस्टर डनोवन घर के एक मित्र हैं, बेट्स ने समझाया। मुझे यकीन है, मैं खुश हूँ, बूढ़े सज्जन ने कहा। मुझे खुशी है कि घर में एक दोस्त था। ऐसा लगता है कि इसके दुश्मन पहले से ही काफ़ी थे, उन्होंने दुखी होकर कहा, और उन्होंने कमरे के मलबे को उदास होकर देखा। उनके चेहरे पर अच्छे हास्य ने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन फिर भी मैं अवाक उन्हें घूरता रहा। और पिकरिंग? जॉन मार्शल ग्लेनम की आवाज़ में एक शांत हंसी फूट पड़ी जिसे मैं आमतौर पर किसी अप्रिय बात की प्रस्तावना के रूप में याद करता हूँ।
ठीक है आर्थर, मुझे खुशी है तुम मेरी संपत्ति के हितों की रक्षा करते हुए सतर्क हो, अपनी जान जोखिम में डालकर भी। बेट्स। जी मिस्टर ग्लेनम। तुम्हें मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था। मुझे में झूमर बहुत पसंद था और ये फर्नीचर इतना बुरा नहीं था। उनका स्वर अचानक बदल गया। उन्होंने अपनी छड़ी से एक के बाद एक शेरिफ के सहायकों की ओर इशारा किया। मुझे याद है मेरे दादाजी के कर्मचारियों के बारे में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो उन्हें गलत, अप्रिय और अंतिम लगता था। बाहर निकल जाओ, उन्होंने आदेश दिया। एट्स, इन सबको दीवार के पार करके आओ। मिस्टर शेरिफ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस मामले में जो कुछ भी कहता वह बहुत सावधानी से कहता। मैं एक मरा हुआ आदमी हूँ जो फिर से जिंदा हो गया हूँ और मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो मरने से पहले मुझे नहीं पता था। जेंटलमैन, इस खुशनुमा और सुखद दुनिया से कुछ समय के लिए दूर रहने से बेहतर कुछ नहीं है, जो एक आदमी के लिए जिंदगी भर के लिए एक सबक है। मैं आपको इसे आजमाने की सलाह देता हूँ। वह कमरे में तेजी और उत्सुकता से चल रहे थे, जो कि अपनी उनकी एक विशेषता थी, जबकि स्टोडर्ड, लैरी और मैं उन्हें घूर रहे थे। बेट्स चकित शेरिफ को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा था। मॉर्गन और बाकी दुश्मन रेंगते हुए और लड़खड़ाते हुए दूर जा रहे थे, बड़बड़ाते हुए, मानो किसी बुरी आत्मा के खिलाफ स्वर्ग की हवा की याचना कर रहे हों। पिकरिंग चुपचाप बैठा रहा। उसे यकीन नहीं था कि उसने भूत देखा है या असली मांस और खून, और लैरी उसके करीब खड़ा था जिससे उसका पसीना छूट रहा था। मुझे लगता है कि हम सभी ने बच्चों की उस उलझन भरी भावना का अनुभव किया है जो माता पिता के अचानक आने से शरारत में फंस जाते हैं। मेरे दादाजी किताबों को देखते रहे, एक शांत वातावरण में जो बेचैन करने वाला था। वे स्मारक पट्टिका के डिज़ाइन के सामने अचानक रुक गए, जिसे मैंने ग्लेनम हाउस में अपने प्रवास के आरंभ में बनाया था। मैंने अक्षरों का सावधानी पूर्वक रेखा चित्र बनाया था तथा इसे शेल्फ पर पिन करके रख दिया था ताकि मैं इसके वाक्यांशों को अधिक इत्मीनान से अध्ययन कर सकूं। वृद्ध सज्जन ने अपना चश्मा निकाला तथा अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर पढ़ते हुए खड़े हो गए। जब उन्होंने पढ़ना समाप्त किया तो वे मेरे पास चले आए। जैक, उन्होंने कहा, जैक मेरे बेटे। उनकी आवाज़ कांप उठी और उनके हाथ मेरे कंधों पर रखे हुए कांपने लगे। मैरियन। वे उन्हें ढूंढते हुए मुड़े, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। ठीक है, उन्होंने कहा, यह कमरा किसी महिला के लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। मैंने एक पल के लिए दीवार में एक हल्के से तेज कदमों की आवाज़ सुनी। पिकरिंग ने भी वह धीमी भागती हुई आवाज़ सुनी और जैसे ही वह आवाज़ बंद हुई हमारी आंखें मिल गईं। उसके बारे में सोचकर मेरा दिल टूट गया और मुझे लगा कि पिकरिंग ने देखा, जाना और खुश हुआ। वे सब चले गए हैं सर, बेट्स ने कमरे में लौटते हुए बताया। अब जेंटलमैन, मेरे दादाजी ने बैठते हुए कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ये छोटा सा रहस्य सिर्फ दो लोगों के बीच में था। इनमें से एक था बेट्स। हम सभी की ओर विस्मय सूचक शब्द निकलते ही वे चुप हो गए और वे हमारे आश्चर्य का आनंद लेते हुए आगे बोले, और दूसरी थी मैरियन डेवरेक्स। मैंने अक्सर देखा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति गलत हाथों में चली जाती है या वकीलों के बीच विवाद का विषय बन जाती है कभी कभी। और पुरानी कहावत कहते हुए सज्जन हंसे। एक निष्पादक अयोग्य या बेईमान साबित होता है पिकरिंग। मैं तुम्हारे कारण पूरी तरह से मूर्ख बना था। तुम पर मुझे जो पैसा देना है वह बहुत बड़ी रकम है और तुम मेरी मौत की खबर सुनकर इतने खुश हुए कि तुमने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कि मैं वाकई रास्ते से हट गया हूँ। तुम बेट्स की बात को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार थे और मुझे कहना चाहिए कि बेट्स ने इसे शानदार तरीके से अंजाम दिया। तुम धोखेबाज हो। झूठी गवाही देने के लिए कानून तुमसे निपटेगा। निश्चित रूप से, मेरे दादाजी ने शांतिपूर्वक कहा। बेट्स ने मेरी मृत्यु के बारे में झूठे हलफनामे दिए थे, लेकिन संभवतः ये पिकविकियन अर्थ में था सर, बेट्स ने गंभीरता से कहा, और एक नेक काम के लिए, मेरे दादाजी ने घोषणा की। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ पिकरिंग कि मैं बेट्स की देखभाल करने का हर संभव इरादा रखता हूँ। जैक की सुरक्षा और शांति के लिए तुम्हारे समर्पण की अनोखी अभिव्यक्तियों का विवरण देने वाले उसके साप्ताहिक पत्र ही अकेले एक अच्छी रकम के लायक थे। लेकिन बेट्स, बूढ़े सज्जन को बहुत मज़ा आ रहा था। अब वह हंसने लगे और अपना हाथ उन्होंने मेरे कंधे पर रख दिया। बेट्स, से बहुत बुरा हुआ कि मुझे तुम्हारे सारे पत्र एक साथ मिल गए। मैं नील नदी के किनारे एक दाहबिया में था और मिस्र में ग्रामीण इलाकों में मुफ्त डिलीवरी की सुविधा नहीं है। तुम्हारे केबल ग्राम ने मुझे पत्र मिलने से पहले ही घर बुला लिया, लेकिन भगवान का शुक्र है जैक,
तुम जिंदा हो। इन अंतिम शब्दों में वास्तविक भावना थी और मुझे लगता है कि हम सभी उनसे प्रभावित हुए। आमीन, बेट्स चिल्लाया। और अब पिकरिंग, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये उस रहस्यमय खजाने के बारे में है जिसने तुम्हें और मैंने सुना है कि पूरे देहात को बहुत चिंता में डाल दिया है। मैं तुमसे निराश हूँ जैक कि तुम छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाए। मैंने इसे तुम्हारी वास्तुकला शिक्षा के एक हिस्से के रूप में डिज़ाइन किया था। बेट्स, मुझे कुर्सी दो। उन्होंने बड़ी गंभीरता से मलबे से एक कुर्सी निकाली और उसे चूल्हे पर रख दिया। मेरे दादाजी ने उस पर कदम रखा, मैंटल के ऊपर लगे कांसे के कोनस में से एक को पकड़ा और उसे तेजी से घुमाया। उसी क्षण बेट्स ने दूसरी कुर्सी पर बैठकर कांसे के कोनस को पकड़ा और उसे तेजी से हिलाया। तुरंत ही बड़ी ओक चिमनी ब्रेस्ट में से कुछ तंत्र चरमराया और लंबे ओक पैनल खुल गए, जिससे एक संयोजन घुंडी वाला स्टील का दरवाज़ा दिखाई दिया। जेंटलमैन, और मेरे दादाजी ने एक विचित्र हास्य के साथ अपनी चमकीली बूढ़ी आंखों में एक प्रसन्नता भरी चमक के साथ कहा, सज्जनों, खजाने को देखो। ये मेरे द्वारा कभी सोची गई तुलना में एक बेहतर छिपने की जगह साबित हुई है। यहाँ बहुत कुछ नहीं है जैक, लेकिन इतना तो है कि तुम कुछ समय तक चलते रहो। हम सब उन्हें घूर रहे थे और बूढ़े सज्जन हमारे रहस्य का मजा ले रहे थे। ये एक ऐसा घंटा था जिस पर उसने स्पष्ट रूप से बहुत भरोसा किया था। ये उसके पुनरुत्थान और घर वापसी की जीत थी। और वह स्टील के दरवाजे में घुंडी घुमाते हुए हंसे। फिर बेट्स आगे बढ़ा और उसे दरवाज़ा खोलने में मदद करने लगा, जिससे एक संकरी स्टील की पेटी खुली जो चिमनी के पत्थर में लगे भारी बोल्टों द्वारा सीधी जगह पर टिकी हुई थी। ये अलमारियों पर रखे कागज़ों के पैकेटों से भरा हुआ था और टेप से बड़े करीने से बंधा हुआ था। जैक, मेरे दादाजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम आर्किटेक्ट नहीं हो और तुम इंजीनियर भी नहीं हो, नहीं तो तुमने देखा होता कि पैनलिंग ज़रूरत से ज़्यादा भारी थी। वहाँ $2 लाख की बेहतरीन प्रतिभूतियाँ हैं, मैं उनकी गारंटी देता हूँ। बेट्स और मैंने उन्हें वहाँ रखा था ठीक उसी समय जब मैं मरने के लिए वर्मोंट गया था। मैंने विरोध जताते हुए कहा, मैंने उन पैनलों पर 1 दर्जन बार आवाज़ लगाई है। बेशक तुमने ऐसा किया है, मेरे दादाजी ने कहा, लेकिन लकड़ी के पीछे ठोस स्टील सुरक्षित है। मैंने जाने से पहले इसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया था। वह हंसे और अपने घुटनों पर ताली बजाई और मैं भी उनके साथ हंस पड़ा। लेकिन आपको विस्मय का द्वार और पिकरिंग के नोट्स मिल गए, और ये कुछ बात है। नहीं, मुझे तो वह भी नहीं मिले। डॉनोवन को इसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे बताइए कि आपने वह सुरंग कैसे बनाई। वह खिलखिलाकर हंस पड़े। वह मूल रूप से प्राकृतिक गैस पाइपों के लिए एक खाई थी। इस घर की साइट पर एक बड़ा पंपिंग स्टेशन था जिसमें एक बड़ी ट्रंक मैन थी जो देश भर में यहाँ से पश्चिम के शहरों को आपूर्ति करती थी। गैस समाप्त हो गई और निर्माण शुरू करने से पहले पाइपों को हटा दिया गया था। अगर खाई ने इसका सुझाव नहीं दिया होता तो मैं दुनिया में कभी भी उस सुरंग के बारे में नहीं सोचता। मैंने बस इसे थोड़ा गहरा और चौड़ा किया और चैपल तक सस्ते सीमेंट से प्लास्टर किया। और वह छोटा कमरा जहां मैंने पिकरिंग के नोट्स रखे थे कभी गैस प्लांट के अधीक्षक के लिए बनाए गए घर का तहखाना हुआ करता था। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इस रास्ते का इस्तेमाल अपने घर में जाने के साधन के रूप में करना चाहिए। लेकिन मैरियन स्टेशन पर मुझसे मिली, मुझे बताया कि यहाँ परेशानी है और मेरे साथ चैपल से होते हुए तहखाने में आई। और उस छिपी हुई सीढ़ी से जो उस कमरे में चिमनी के चारों ओर घूमती है, हम यहाँ कैंडलस्टिक रखते हैं। लेकिन मैं भूत कौन था? मैंने पूछा। अगर आप सचमुच जीवित थे और इजिप्ट में थे? बेट्स अब हंसा। ओ, मैं भूत था। मैं घर के बारे में आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कभी कभी वहाँ से गुजरता था और एक बार तो आपने मुझे पकड़ ही लिया था। एक बात और, अगर आप थक न गए हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टर टेरेसा पर आपका कोई पैसा बकाया है क्या? मेरे दादाजी ने जलती हुई आंखों से पिकरिंग की ओर देखा। तुम बदमाश, तुम राक्षसी बदमाश। सिस्टर टेरेसा ने अपने जीवन में मुझसे एक भी पैसा उधार नहीं लिया और तुमने उस महिला पर युद्ध छेड़ दिया। उसके क्रोध ने उसका गला घोंट दिया। उन्होंने बेट से स्टील की पेटी का दरवाज़ा बंद करने को कहा और फिर मेरी ओर मुड़े। पिकरिंग के वो नोट्स कहाँ हैं? उन्होंने पूछा और मैं पैकेट ले आया। सज्जनों, श्री पिकरिंग के मामले में मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। आप सज्जनों ने कितनी हत्याएं की हैं? जब आप आए तो हम वास्तविक हत्या शुरू करने वाले थे, लैरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।
बेट्स ने कहा, शेरिफ ने अपने सभी लोगों को कमोबेश जीवित ही परिसर से बाहर निकाल लिया है। ये अच्छी बात है। सबसे एक गलती हुई, एक बहुत बड़ी गलती। और मेरे दादाजी पिकरिंग की ओर मुड़े। पिकरिंग, तुम कितने घिनौने बदमाश निकले। मैंने तुम्हें रेल रोड उद्यमों में बेहतर स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियां खरीदने के लिए $3 लाख उधार दिए थे, और पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने मुझे संप्राश्विक जारी करवा दिया था ताकि तुम और शेयर खरीदने के लिए पैसे जुटा सको। फिर मेरे मरने के बाद, वह हंसा, तुमने सोचा कि तुम नोट ढूंढकर नष्ट कर दोगे और इससे लेन देन समाप्त हो जाएगा, और अगर तुम उन्हें ढूंढने में इतने होशियार होते तो शायद तुम्हें मिल भी जाते। लेकिन जैसा कि है, वे जैक के पास जाते हैं। अगर वह उन्हें इकट्ठा करने में तुम पर कोई दया दिखाता है तो वह लड़का नहीं जिसे मैं समझता हूँ। पिकरिंग उठे, अपनी टोपी पकड़ी और लाइब्रेरी के टूटे हुए दरवाजे की ओर मुड़े। वे एक पल के लिए रुके, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम बुढ़े बहुत बड़े मूर्ख हो, वह मेरे दादाजी पर चिल्लाया। तुम पागल हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कभी ना देखूं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम फिर से जीवित हो गए। तुम एक शैतान बूढ़े हो और मरने के भी लायक नहीं हो। वह भी कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर मेरी ओर मुड़ा, लेकिन स्टोडर्ड ने उसे कंधों से पकड़ लिया और छत पर धकेल दिया। कुछ ही देर बाद हमने उसे घास के मैदान को पार करते हुए सेंट अगाथा की ओर तेजी से जाते हुए देखा। अध्याय 27, परिवर्तन और संभावनाएं। जॉन मार्शल ग्लेनम शायद अपने जीवन में कभी इतने खुश नहीं होंगे जितना कि वो अपने अद्भुत घर वापसी के दिन हुए थे। वह हम पर हंसे और हमारे साथ हंसे, और जब वह घर के बारे में बताते हुए इसके पूरा होने की अपनी योजना के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने चतुर हास्य से हमें और भी चिढ़ाया, जो मेरे बचपन का आतंक था। यदि तुम्हारे पास योजनाएं होती तो बेशक तुम बहुत सी परेशानियों से बच जाते, लेकिन वह द्वार का छोटा सा रेखा चित्र ही एकमात्र चीज थी जो मैंने छोड़ी थी, और तुमने उसे पा लिया। जैक, तुमने वास्तव में मेरी इन अच्छी पुस्तकों को खोल दिया। उन्होंने हम सभी को युद्ध के निशान मिटाने के लिए भेज दिया, और हमने मलबे की सफाई में बेट्स की मदद की। बेट्स रहस्यों का रक्षक, बेट्स गूढ़ और रहस्यमय, बेट्स ग्लेनम के मामले का असली नायक। वह हमें उस संकरी सीढ़ी से ले गया जिससे वह अंदर आया था, जिसे झूठी दीवारों के बीच बनाया गया था, और हमने एक दूसरे के लिए भूत का खेल खेला, यह दिखाने के लिए कि चिमनी के चारों ओर एक इंसान के चलने की आवाज़ कैसी होती है। समझाने के लिए बहुत कुछ था, और मुझे इतनी खतरनाक स्थिति में डालने के लिए मेरे दादाजी का पश्चाताप इतना सच्चा था और सुधार करने की उनकी इच्छा इतनी स्पष्ट थी कि मेरा दिल उनके प्रति नरम हो गया। उन्होंने मुझे घर में मेरे ठहरने की सभी घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा और मेरे कारनामों को बचपन की खुशी के साथ सुना। भगवान मेरी आत्मा को शांति दे, वे बार बार चिल्लाते, और जब मैंने अपने दो दोस्तों की कहानी में शामिल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वे खुद ही हंसते रहे, और उन्होंने लैरी और स्टोडर्ट से हाथ मिलाने के लिए आधा दर्जन बार जोर दिया, जो उन्होंने बताया मेरे और उनके दोस्त थे। आलू के तहखाने में बंद कैदी पर हमारा पूरा ध्यान था, और मेरे दादाजी को इस बात पर खुशी थी कि ग्लेनम हाउस में ब्रिटिश सरकार के एक एजेंट को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन हम सभी को एहसास था कि उस व्यक्ति की हिरासत एक गंभीर मामला थी, और लैरी के भविष्य के बारे में हमें तुरंत विचार करना ज़रूरी था। मुझे जाना होगा, और तुरंत जाना होगा, लैरी ने घोषणा की। मेरे दादाजी ने कहा, श्री डोनोवन, मुझे आपके यहाँ रहने पर बहुत अच्छा लगता। मैं जैक को यहीं रखना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ ये घर साझा करें। स्टोडर्ट ने कहा, शेरिफ और उनके साथी यहाँ अपने प्रदर्शन के बारे में बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे नहीं, और वे कैदी को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इनाम ही क्यों न मिले। ऐसे घर से जहाँ मरे हुए लोग फिर जिंदा हो जाते हैं। नहीं, लेकिन आप एक ब्रिटिश कैदी को हमेशा के लिए एक अमेरिकी निजी घर में नहीं रख सकते। बहुत से लोग जानते हैं कि वह देश के इस हिस्से में है, और आप निश्चिंत होकर ये कह सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई और श्री ग्लेनम की वापसी बड़े पैमाने पर प्रचार में विफल नहीं होगी। श्री ग्लेनम, मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप मेरे जाने के कुछ घंटों बाद उस व्यक्ति को पकड़ लें ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ज़रूर, लेकिन जब आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप वापस आएंगे और जैक को एक सभ्य और व्यवस्थित जीवन जीने में मदद करेंगे। मेरे दादाजी ने मेरे वहाँ रहने के बारे में इतनी गर्मजोशी से बात की थी कि मैं दिल से आभारी था, लेकिन वह जगह और उनके साथी असहनीय हो गए थे। मैंने उनसे मैरियन डेवरिक्स का जिक्र नहीं किया था।
मैंने उन्हें सिनसिनाटी के लिए क्रिसमस की उड़ान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इस तथ्य से कि मैं भाग गया था और मैं अपना अधिकार खो चुका था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मैं एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जब हम अकेले में अपने मामलों पर बात कर सकें। दोपहर के मध्य तक विलंबित लंच के समय बेट्स ने शैंपेन पेश की और हम तीनों, जो युद्ध के उत्साह और तनाव से थके हुए थे, ने खड़े होकर जॉन मार्शल ग्लेनम को स्वास्थ्य के लिए टोस्ट किया। मेरे दोस्तों, बूढ़े सज्जन उठे और हम सब खड़े हो गए। हमारी आंखें उन पर टिकी हुई थीं, मुझे लगता है सच्चे स्नेह से भरी। मैं एक बूढ़ा और मूर्ख आदमी हूँ। जब से मैं ऐसा करने में सक्षम हुआ हूँ, मैंने अपनी सनकें पूरी की हैं। ये घर उनमें से एक है। मैं उसे सुंदरता और गरिमा की चीज़ बनाना चाहता था और मुझे उम्मीद थी कि जैक इसका ख्याल रखेगा और इसे पूरा करने और यहाँ बसने के लिए तैयार होगा। मैंने उसे परखने के लिए जो तरीके अपनाए, मैं मानता हूँ वे उस व्यक्ति के योग्य नहीं थे जो अपने खून पसीने के प्रति अच्छा इरादा रखता हो। तुम्हारे उन अफ्रीकी कारनामों ने मुझे डरा दिया, जैक, लेकिन ये सोचकर, और वह हंसे, कि मैंने तुम्हें इस शांतिपूर्ण जगह पर शायद बाघ शिकार में कभी मिले खतरों से भी ज़्यादा खतरों के बीच में रखा है, लेकिन तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। आपके लिए स्वास्थ्य और शांति की कामना। हम सब भी यही कहते हैं, अन्य लोग चिल्लाए। एक और बात, दादाजी ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो जैक कि अगर मैं इजिप्ट में छुपकर मर जाता तो तुम किसी भी परिस्थिति में सचमुच टूट जाते। बेटा, मैं तुम्हें घर वापस लाना चाहता था। मैंने इंग्लैंड में एक और वसीयत बनाई थी जहां मरने से पहले अपनी अधिकांश संपत्ति जमा कर दी थी, और तुम्हें नहीं भूला। वह वसीयत तुम्हारी रक्षा के लिए थी, अगर मैं सचमुच मर जाता तो। और वह खुशी से हंसे। बाकी लोग हमें छोड़कर चले गए। स्टोडर ने लैरी को उसकी चीज़ें समेटने में मदद की और मेरे दादाजी और मैंने मेज़ पर 1 घंटे तक बात की। मैंने सोचा था कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, मैंने कहा, उनकी पतली पतली उंगलियों को देखते हुए जब वह अपना चश्मा चमका रहे थे। फिर अपनी कोहनी को मेज़ पर टिकाया और बोला, मैंने कुछ समय के लिए सोचा कि मुझे निश्चित रूप से गोली मार दी जाएगी। फिर कई बार मुझे डर लगा कि शायद मुझे गोली ना मारी जाए, लेकिन आप जिंदा होकर वापस आ जाएंगे, ये एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। बेट्स ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उस धुंधली रात में चर्च के बरामदे में मैंने उसके और पिकरिंग के बीच जो बातचीत सुनी, वही बात उसके मामले को सुलझाने वाली थी। फिर अगली बात जो मैंने जानी वह ये थी कि वह अपने जीवन को गंभीर जोखिम में डालकर भी घर की रक्षा कर रहा था। और फिर मैं पहले से कहीं अधिक हैरान था। हाँ, बेट्स एक अद्भुत आदमी है। वह हमेशा पिकरिंग को नापसंद करता था और उसे धोखा देने में उसे खुशी मिल रही थी। आपने बेट्स को कहाँ से उठाया था? उसने मुझे बताया कि वह एक यांकी है, लेकिन वह ऐसा अपने व्यवहार से तो नहीं लगता, ना ही अपनी बोली से। मेरे दादाजी हंसे। बिल्कुल नहीं, वह एक आयरिश व्यक्ति है और बहुत ही शिक्षित, लेकिन मैं उसके बारे में बस इतना ही जानता हूँ, सिवाय इसके कि वह एक अद्भुत कुशल नौकर है। मेरा ध्यान बेट्स पर नहीं था। मैं अब मैरियन डेवरिक्स के बारे में सोच रहा था। मैं अपने दादाजी से बिना बताए आगे बात नहीं कर सकता था कि मैं कैसे भाग गया था और उनके साथ विश्वासघात किया था, लेकिन उन्होंने मुझे इसका कोई मौका नहीं दिया। तुम यहीं रहोगे? क्या तुम घर का काम पूरा करने में मेरी मदद करोगे? उन्होंने स्पष्ट उत्सुकता और नज़र से पूछा। यह कहना मेरे लिए कठोर और असभ्य लग रहा था कि मैं जाना चाहता हूँ। ग्लेनम की सीमाओं से परे विशाल दुनिया है जिसे मुझे जीतना है, कि ग्लेनम हाउस के बिताए उन कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी, और मैं वहाँ से जाना चाहता हूँ। यह रहस्य नहीं था जो अब समझ में आ गया था, ना ही संघर्ष था जो अब समाप्त हो गया था। मेरे मन और दिल में सबसे ऊपर एक लड़की की यादें थीं जिसने मुझे लड़कियों जैसी हंसी के साथ मजाक उड़ाया था, जो मुझे दूर ले गई थी ताकि मैं उसे एक और अधिक आकर्षक व्यक्ति में बदलते हुए देख सकूं। ये जानकर सुकून मिला कि पिकरिंग फंस गया और पराजित हो गया। उसे उस साहसी चाल से कोई फायदा नहीं होने वाला था जो उसने मेरे साथ खेलने में उसकी मदद की थी। उसका नुकसान भी उसका था, और मैं अपनी कड़वाहट में खुश था कि मैंने उसे गलियारे में पाया था, उसी मालिक के इशारे पर लूट की तलाश में जिसकी मॉर्गन फर्ग्यूसन और बाकी लोग सेवा करते थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और झील के किनारे वाले घर में मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं था। 1 या 2 हफ्ते बाद मुझे बाहर जाकर अपने लिए जगह ढूंढनी चाहिए थी। मेरा अपना पेशा था, मैं एक इंजीनियर था और मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि मुझे नौकरी मिल सकती है। जहाँ तक मेरे दादाजी का सवाल है, बेट्स उनकी देखभाल करेंगे और मुझे अक्सर उनसे मिलने आना चाहिए। मैंने तय किया कि
मैं अपने साहसिक और घुमक्कड़ स्वभाव के कारण उन्हें और अधिक चिंता का कारण नहीं दूंगा। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे आर्किटेक्ट बनने की उनकी पुरानी उम्मीद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। मैंने उन्हें बात बताई थी और अब मैं शांति से विदा लेना चाहता था और दुनिया के किसी नए हिस्से में जाना चाहता था जहाँ लाइनें बिछानी थी, पटरियाँ बिछानी थी और पुल बनाने थे। ये विचार मेरे मन में इस कदर भर गए कि मैं भूल गया कि वह धैर्यपूर्वक मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरे उत्तर का। आप जो कहें मैं वो करना चाहूँगा। मैं हमेशा यहीं रहना चाहूँगा, लेकिन मैं रह नहीं सकता। मुझे गलत मत समझिएगा। मैं अपने पुराने तरीकों पर वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखता। मैंने अपनी यात्रा में बहुत पैसा बर्बाद कर लिया है और मुझे इस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है। मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूँगा और काम पर जाऊँगा। लेकिन जैक, वे मेरी ओर झुकते हुए बोले, जैक, तुम्हें किसी भी तरह की सनक में बहकर अपने भाग्य की नींव नहीं रखनी चाहिए। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है बेटा। चिमनी में जो कुछ है वह आज अभी तुम्हारा है। काश आप हमेशा ही बहुत दयालु रहे हैं। मैं कुछ भी पाने का हकदार नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें पैसे देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जैक। मैं अपनी अंतरात्मा को शांत करना चाहता हूँ, बस इतना ही। लेकिन पैसा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं अपने पूरे जीवन में आश्रित रहा हूँ और अब मैं काम करना चाहता हूँ। अगर आप कमज़ोर होते और आपको मेरी ज़रूरत होती तो मुझे संकोच नहीं होता, लेकिन अब दुनिया की नज़र मुझ पर होगी। जैक, मेरी उस वसीयत ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें मुसीबत में फंसा दिया। जो मुझे दुख पहुंचाता है मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब मुझे सज़ा मत दो बेटा। आओ अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। वह उठे और अपने हाथ आगे बढ़ाए। मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं था जिसका मैं हकदार था। इन महीनों ने मुझे बदल दिया है। क्या आपने मुझे कहते नहीं सुना कि मैं काम पर जा रहा हूँ? और मैंने अपने भविष्य के बारे में आगे की चर्चा को हंसी में टालने की कोशिश की। वसंत में यहाँ और ज़्यादा खुशनुमा माहौल होगा, उन्होंने कहा, मानो मुझे यहाँ रहने के लिए प्रेरित करना चाह रहे हों। जब यहाँ रिसोर्ट कॉलोनी में जान आ जाती है तो झील वाकई खुशनुमा हो जाती है। मैंने अपना सिर हिलाया। झील, पानी से भरा हुआ सुंदर कप, एक खास डोंगी का डूबना और फिसलना, अक्टूबर के सूर्यास्त में दूर से विलीन होते लाल पेमोशंटर की याद, इन बातों के बारे में सोचते ही उस जगह को छोड़ने का मेरा इरादा और मजबूत हो गया। मेरी नसें फटने की कगार पर थीं और मैं तेज़ी से मुड़ा। तो मिस डेवरेक्सी वे दूसरी व्यक्ति थी जिन्होंने आपका भरोसा साझा किया था? क्या आप समझते हैं, क्या आप ये तथ्य की सराहना करते हैं कि वे पिकरिंग की सहयोगी थी? मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे जानकर आश्चर्य हो रहा है, तुम एक ऐसी महिला के बारे में ऐसा बोल रहे हो जिसे तुम शायद ठीक से जानते भी नहीं हो। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। भगवान, मुझे उन्हें जानने के कारण पता है। लेकिन जब मैंने उन्हें पाया तब भी मैंने सपने में नहीं सोचा कि साजिश इतनी गहरी थी। मैं जानती थी कि ये मुझे परखने की एक साजिश थी, और फिर भी उन्होंने मुझे पिकरिंग के हाथों में सौंप दिया। मैंने उन्हें कुछ रात पहले ही सुरंग में उसकी जासूस के रूप में काम करते हुए देखा था, खोए हुए नोटों की तलाश करते हुए, ताकि वह जाकर उन्हें सौंपकर उनकी नज़रों में कृपा पा सकें। आपको पता है, मैं हमेशा पिकरिंग से नफरत करता था। वह बहुत ही चालाक, बहुत ही घमंडी था, और आप और बाकी सभी हमेशा मेरे सामने उसकी तारीफ करते रहते थे। वह हमेशा मेरे लिए एक आदर्श के रूप में पेश किया गया था, और पहली बार जब मैंने मैरियन डेवरिक्स को देखा तो वह उसी के साथ थी। ये मेरे यहाँ आने से एक रात पहले शरी के यहाँ थी। मुझे लगता था कि वह मुझसे कुछ ही घंटे पहले सेंट अगाथा पहुँची थी। हाँ, सिस्टर टेरेसा उनकी अभिभावक थी। उनके पिता उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उन्हें बचपन से ही जानता था। आप गलत हैं जैक। पिकरिंग को उनका जानना, इसका मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। वे दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे और एक ही ग्रुप में घूमते थे। लेकिन ये उसकी मदद करने के उसके प्रयासों को स्पष्ट नहीं करता है ना? मैंने गुस्से में कहा। वह उससे शादी करना चाहता था, सिस्टर टेरेसा ने मुझे बताया था, और मैं असफल रहा। मैं यहाँ अपना दायित्व निभाने में बुरी तरह असफल रहा। मैं उसके पीछे भाग गया। अच्छा, आप क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बाहर गए हुए थे जब वे उपद्रवी अंदर घुस आए? जब मैं न्यूयॉर्क से आया तो मुझे आखिरी रिपोर्ट मिली थी, उसमें बेट्स ने केवल इसका उल्लेख किया था। ये सब ठीक था। बेशक मैंने मान लिया था कि तुम क्रिसमस को थोड़ा बहुत तो बाहर घूमने जाओगे ही, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं उससे मिलने सिनसिनाटी गया था
उसने मुझे आने के लिए चुनौती दी। ये एक चाल थी, आपकी संपत्ति चुराने की साजिश का एक हिस्सा था। बूढ़े सज्जन मुस्कुराए। ये उनका जाना पहचाना तरीका था, जब दूसरे लोग नाराज होते तो शांत हो जाना। उसने तुम्हें आने की हिम्मत दी, है ना? ये बिल्कुल मैरिन के स्वभाव जैसा है। लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, है ना जैक? बिल्कुल नहीं। बेशक मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं हकलाया, लड़खड़ाया और चुप हो गया। स्मृति ने चुनौती के साथ अपने द्वार खोले। मैंने उसे आर्मस्ट्रॉन्ग के घर की सीढ़ियों पर देखा। मैंने उसकी धीमी कोमल हंसी सुनी। मैंने उसकी आवाज़ और आंखों का मजाक महसूस किया। मुझे फिर से उसके पास होने की अद्भुत खुशी का एहसास हुआ। मेरे दिल ने मुझे अच्छी तरह से बता दिया कि मैं उसके पीछे क्यों गया था। जैक, मुझे खुशी है कि मुझे इस वर्मोंट कब्रिस्तान में नहीं दफनाया गया, जहाँ कोई भी तुम्हारा संरक्षक होने का अधिकार नहीं रखता। मुझे तुम्हारे बारे में अपनी शंकाएं थीं। मैं सोचता था कि तुम जन्मजात आवारा हो, और तुमने वास्तुकला से मुंह मोड़कर मुझे निराश किया था, सभी व्यवसायों में सबसे महान। लेकिन तुम्हारा ये प्रदर्शन वास्तव में उन सभी को मात देता है। क्या तुम नहीं जानते कि मैरियन डेवरिक्स जैसी लड़की किसी बदमाश की एजेंट बनने की संभावना नहीं रखती? क्या तुम सच में एक मिनट के लिए भी मानते हो कि उसने तुम्हें अपने पीछे चलने के लिए लुभाया, ताकि तुम मेरी संपत्ति पर अपना अधिकार खो दो? लेकिन वह उसके उन नोट्स को क्यों ढूंढने की कोशिश कर रही थी? वह सिंसिनाटी से उसके दल के साथ क्यों वापस आई? अगर आप मुझे उन बातों का जवाब दे सकें तो शायद मैं मान लूँ कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे लगता है कि पिकरिंग महिलाओं के मामले में एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है। भगवान के लिए जैक, उस लड़की के बारे में औरतों की तरह बात मत करो। मैंने उसे अपनी वसीयत में इसलिए डाला था कि तुम्हारी जिज्ञासा बढ़े, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उससे शादी करने पर तुम्हें कोई दंड मिलता तो तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि इंसान ऐसे ही होते हैं। लेकिन तुमने अब सब कुछ मिला दिया है और एक सज्जन व्यक्ति के लिए उसका सबसे घिनौना अपमान किया है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ रहो जैक। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, इंडियाना, और मैं जो करना चाहता हूँ वह है एक एस्टेट स्थापित करना, एक ऐसा घर बनाना जो वाकई खूबसूरत हो, कुछ ऐसा जिस पर यहाँ के लोग गर्व कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जैक, ताकि हमारा नाम इन जंगलों और उस खूबसूरत झील से जुड़ जाए। मैं अपने पड़ोसी के लिए स्कॉटलैंड की किसी भी झील से ज़्यादा यहीं रहूँगा। ये अमीर अमरीकी जो इंग्लैंड में रहने के लिए जाते हैं अपने देश की खूबसूरती की कदर नहीं करते। ये परिदृश्य मनुष्य द्वारा किए जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ काम की योग है, और मैंने एक पागल घर बनाने का काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसा घर बनाने का काम किया है जिसमें कुछ गरिमा और चरित्र हो। चिमनी के चारों ओर का एक रास्ता एक भोग है जैक। मैं मानता हूँ कि थोड़ा विचित्र है। आप देखते हैं कि चिमनी बाहर से उतनी बड़ी नहीं है जितनी अंदर से है। और फिर मैं हंसा, अपने घुटनों को अपने हाथों की हथेलियों में रगड़ा। और मैं यहाँ विदेशी मजदूर लाने का वास्तव में ये उद्देश्य नहीं रखता था कि मैं अपने तरीके से काम कर सकूं। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम मई के सेबों को खिलते हुए ना देख लो और गर्मियों की शाम में रॉबिन्स को गाते हुए ना सुन लो। मुझे घर ख़त्म करने में मेरी मदद करो, फिर अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊँगा। उनके लहजे में भावना, उनकी भावनाओं का प्रदर्शन, जो उनके बारे में मेरी पुरानी धारणा से बिल्कुल अलग था, इसने मुझे छू लिया। उनकी योजना में एक विशिष्ट बड़प्पन और गरिमा थी, और ये उनके योग्य था। मैंने पहले उन्हें कभी इतना प्यार नहीं किया था जितना अब, जब उन्होंने अपनी अपील समाप्त की, मैंने किया, और खिड़की की तरफ मुड़ गए उदास जंगल को निहारते हुए। श्री डॉनोवन जाने के लिए तैयार हैं सर, बेट्स ने दरवाजे पर घोषणा की, और हम पुस्तकालय में चले गए जहां लैरी और स्टोडर्ड इंतज़ार कर रहे थे। अब हम आ गए हैं मित्रों अध्याय नंबर 28 पर। छोटे दृश्य। लैरी ने पुस्तकालय में अपना सामान इकट्ठा कर लिया था और मुझे आश्चर्य हुआ कि स्टोडर्ड अपना हैंड बैग लेकर वहां आ गए। पादरी ने कहा, मैं डॉनोवन को अच्छी तरह से छोड़ने जा रहा हूँ कि ये वापस ना आ जाए। ये अफसोस की बात है कि अब हमारी पार्टी टूट गई है, मेरे दादाजी ने कहा। श्री डॉनोवन के प्रति मेरे दायित्व बहुत बड़े हैं, और आपके प्रति भी स्टोडर्ड। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैक के दोस्त अब से मेरे हैं, और जब हम ग्लेनम हाउस के लिए नए दरवाजे बनाएंगे तो आप डुप्लीकेट चाबियाँ स्वीकार करके मेरा सम्मान करिएगा।
बेट्स कहाँ है? लैरी ने पूछा, और वह आदमी हमेशा की तरह सम्मानपूर्वक शांत भाव से अंदर आया और बैग समेटने लगा। 1 मिनट रुकिए मिस्टर ग्लैनम, लैरी ने कहा। जाने से पहले आपको इस आदमी के शानदार साहस के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिसने आपकी और आपके घर की इतनी ईमानदारी और चतुराई से सेवा की है। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ जो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे अगर मैंने आपको नहीं बताया। डॉनोवन! बेट्स की आवाज़ में तीखी चीख थी और वह हाथ फैलाकर आगे बढ़ गया, लेकिन लैरी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण मैंने इस आदमी को देखा था, मैंने इसे पहचान लिया था। ये आपके या उसके लिए उचित नहीं है कि आप उसे उसके वास्तविक रूप में ना जानें। मैं आपको अपने एक पुराने मित्र वॉल्टर क्रेटन से मिलवाता हूँ। जब मैं डबलिन में था तब वह वहाँ का छात्र था। मैं उसे दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक के रूप में याद करता हूँ। बेट्स ने विनती की। भगवान के लिए नहीं, डॉनोवन! वह बहुत दुखी हुआ और उसने अपना चेहरा हमसे दूर कर लिया। लेकिन मेरी तरह, लैरी ने कहा, वह राजनीति में शामिल हो गया। एक रात डबलिन में हुए दंगों में एक कांस्टेबल मारा गया। कोई नहीं जानता कि दोषी कौन था, लेकिन संदेह एक नौजवान पर था। आयरलैंड के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक का बेटा, जो झगड़े में शामिल हो गया था। असली दोषी से संदेह हटाने के लिए क्रेटन वहाँ से भाग गया। मैंने उस रात तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना था जब मैं यहाँ नहीं आया और इस घर का रक्षक नहीं पाया। भगवान की कसम, ये किसी नौकर की चाल नहीं थी, ये एक शाही सज्जन का काम था। उन्होंने हाथ मिलाए और उनके चेहरे पर एक नई चमक, एक नए तरीके के साथ, जैसे कि वह फिर से एक परिचित परिधान, एक पुराने अप्रयुक्त व्यक्तित्व के रूप में बेट्स गोधूली में बदल गया। एक आदमी और एक सज्जन। मुझे लगता है कि हम सभी उसकी ओर आकर्षित थे। मुझे पता था कि एक सिसकी मेरे गले में फंस गई और मेरी आंखों में आंसू भर गए जब मैंने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? मेरे दादाजी ने अपना चश्मा घुमाते हुए पूछा। बेट्स, मैं अब भी उसे बेट्स ही कहता हूँ, वह इस पर जोर देता है, हंसा। पहली बार उसने अपने हाथों को जेब में डाला और हम में से एक की तरह सहजता से खड़ा हुआ। लैरी, तुम्हें याद होगा कि विश्वविद्यालय के दिनों में मुझे मंच से बहुत लगाव था। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे और मुझे लगा कि बिना देर किए नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैंने श्री ग्लैनम का एक नौकर के लिए विज्ञापन देखा, बस एक मज़ार के तौर पर। मैंने देखने के लिए कि उनका जवाब क्या आएगा, नौकर की तलाश करने वाले एक अमेरिकी सज्जन कैसे दिखता है, मैंने वहाँ आवेदन दे दिया। मुझे श्री ग्लैनम से देखते ही प्यार हो गया। ये आपसी सहमति से हुआ? मेरे दादाजी ने कहा। मुझे तुम्हारी कहानी पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। तुम इस किरदार में बहुत ही परफेक्ट थे। खैर, मुझे नौकर के काम में कोई खास परेशानी नहीं थी। इससे मेरी पहचान छिपने में मदद मिली और मुझे मिस्टर ग्लैनम का मजाक और सनक पसंद थी। यहाँ आने के बाद घर का काम इतना अच्छा नहीं था, उसने अपने हाथों को दुखी देकर कहा। लेकिन मिस्टर ग्लैनम का वसीयत बनाने और फिर इजिप्ट जाकर ये देखने का मजाक कि क्या होगा, ये बहुत अच्छा था, जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और जब वारिस आया तो मुझे शौकिया नाट्य कला का अभ्यास करने के नए अवसर मिले और पिकरिंग द्वारा मुझे पैसे खोजने और मुझे अमीर बनाने की अपनी योजना में शामिल करने के प्रयासों ने मुझे और भी उत्तेजित कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं पूरी बात उगल देने के लिए बहुत ललचा गया। मैं संदेह किए जाने और दीवार में भूत की भूमिका निभाने से थक गया, और अगर मिस्टर ग्लैनम यहाँ नहीं आए होते तो मुझे लड़ाई रोककर सच बता देना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि अच्छा है कि मिस्टर ग्लैनम आ गए, उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। अब आपकी भावनाएं मेरे लिए खराब तो नहीं है ना सर? और उसने सर शब्द में व्यंग का ऐसा तड़का लगाया कि हम सब जोर से हंस पड़े। मुझे सचमुच खुशी है कि मैं मरा नहीं हूँ, मेरे दादाजी ने बेट्स को घूरते हुए कहा। जिंदगी जितनी मैंने कभी सोची नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा। अगर इस शर्म की बात नहीं है कि बेट्स मेरे लिए कभी दूसरा ऑमलेट नहीं बना सकता। हमने बेट्स को मेरे दादाजी के साथ बोट हाउस में वापस भेज दिया और स्टोडर्ड, लैरी और मैं बर्फ़ के पार चल पड़े। बर्फ़ की हल्की परत ने चलना तुलनात्मक रूप से आसान बना दिया। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। स्टोडर्ड आगे चल रहे थे। उनकी योजना थी कि एनाडेल से आगे स्टेशन पर एक आवास ट्रेन लें, इसे 40 मील दूर एक शहर में छोड़ दें और फिर जल्दी से पूर्व की ओर वर्जीनिया के पहाड़ों में
एक अस्पष्ट जगह पर जाएं जहां एक धार्मिक आदेश का घर था। वहां स्टोडर्ड ने लैरी को शरण देने का वादा किया और कोई सवाल नहीं पूछा। हम झील से निकलकर एक ऊबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़क से होते हुए स्टेशन की ओर बढ़े, जहां स्टोडर्ड ने ट्रेन के सीटी बजने से कुछ मिनट पहले ही टिकट खरीद लिया था। हम एकांत प्लेटफॉर्म पर हाथ जोड़े खड़े थे और मुझे नहीं पता कि हमारे मन और दिल में क्या विचार चल रहे थे। लैरी ने कहा, हम इस अजीब पुरानी दुनिया के कई अजीब कोनों में मिले हैं और एक दूसरे को अलविदा कहा है, और भगवान ही जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। लेकिन आपको अमेरिका में नहीं रहना चाहिए। हमारे बीच में कोई ना कोई समुद्र होना ही चाहिए, मैंने घोषणा की। डॉनोवन के पापा मुझे जघन्य नहीं लगते, बस उन्हें कोई बलि का बकरा ढूंढना है। और स्टोडर्ड की आवाज़ में पूरी तरह से सहानुभूति और दया थी। समय के साथ ये सब खत्म हो जाएगा और डॉनोवन एक प्रबुद्ध और शांति प्रिय अमेरिकन नागरिक बन जाएगा। बिछड़ने के इस पल में हम सभी पर एक दबाव था। उस दिन बहुत सी चीज़ें हुई थी, और जब लोग एक साथ खतरे को साझा करते हैं तो वे उन बंधनों से बंधे होते हैं जिन्हें केवल मृत्यु ही तोड़ सकती है। लैरी के उत्साहवर्धन के प्रयास ने हमें थोड़ा खोखला कर दिया। सावधान रहो लड़कों, औरतों से, उसने मुझे आग्रहपूर्वक कहा। हाँ, छोटे ऊपरी होंठ वाले कॉलिन के साथ उस संबंध के कारण तुम अभी भी सेक्स को तुच्छ समझते हो? सचमुच। और उस छोटी सी महिला की आंखें जिसने तुम्हारे दादाजी को दूसरी दुनिया से वापस लाया था, मुझे उसकी बहुत याद दिलाती हैं। बाहरी महिलाएं, मैंने जवाब दिया। आपको उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। शुक्र है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, स्टोडर्ड ने कहा, शैतान की नहीं, स्वर्ग दूतों को बताने वाली बात है। उन्हें बुलाओ। उसे सुनो, उसे सुनो, एक पुजारी जिसे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। ट्रेन अब हमारे सामने से गुजर रही थी और हम अपने अंतिम शब्दों के लिए इस हल्के मूड में थे। मनुष्यों के बीच कृतज्ञता एक ऐसी चीज़ है जिसे मौन में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, और मुझे पता था कि इन अच्छे दोस्तों ने वह महसूस किया जो मैं कह नहीं सकता था। साल ख़त्म होने से पहले हम सब फिर मिलेंगे, स्टोडर्ड ने बैग पकड़ते हुए उम्मीद से कहा। काश हम इस बात पर यकीन कर पाते, मैंने जवाब दिया। और एक पल में वे दोनों प्लेटफॉर्म के पीछे मेरे लिए हाथ हिला रहे थे और मैं झील के पार घर की ओर वापस जा रहा था। मुझ पर उदासी का माहौल था। उस दिन मैंने बहुत कुछ खो दिया था, और जो मैंने पाया था, मेरे अपने खून के रिश्ते, दयालु बूढ़े व्यक्ति के प्रति मेरा सम्मान फिर से लौट आया था, जिसने मेरी संगति के लिए ऐसे शब्दों में अपील की थी जिसे नकारना मुश्किल था। जब मैं बर्फ़ पर आगे बढ़ रहा था तो ये सब मुझे तुच्छ लग रहा था। शायद पिकरिंग आखिरकार उस दिन की घटना से असली लाभ उठाने वाला था। मेरे दादाजी ने मैरियन डेविक्स के अजीबोगरीब आचरण के बारे में मेरे संदेह को दूर करने के लिए कुछ नहीं कहा था, और फिर भी उनका उस पर भरोसा स्पष्ट रूप से अडिग था। मैं आगे बढ़ता गया और झील से बाहर निकलते हुए आधे अधूरे मन से विभाजन की दीवार के पार जंगल में जा पहुंचा, जहां बर्फ से ढके पत्ते और टहनियों मेरे कदमों के नीचे लड़खड़ाने और टूटने लगी। मैं सेंट अगाथा के बाहर एक खुली जगह पर आ गया, पैदल चलने का रास्ता ढूंढा और घर की ओर मुड़ गया। जैसे ही मैं स्कूल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, दरवाज़ा खुला और एक महिला लटकते हुए लैंप के नीचे से बाहर आई। वह एक लालटेन लेकर मुड़ी और किसी की ओर हाथ बढ़ाकर चली गई, जो सावधानी पूर्वक कदमों से उसके पीछे चल रहा था। ओ मैरियन, मेरे दादाजी चिल्लाए, युवाओं का काम हमेशा उम्र के रास्ते को रोशन करना होता है। अध्याय 29। और इस प्रकाश ने मुझे मार्ग दिखाया। वे सिस्टर तेरेसा से मिलने गए थे और मैरियन उनके साथ गेट तक जा रही थी। मैंने उसे ऊपर लैंप से आने वाली रोशनी में बिल्कुल साफ देखा। उसने एक लंबा लबादा ओढ़ा हुआ था और उसके सुंदर सिर पर एक फर टोपी थी। मेरे दादा और उनके गाइड जाहिर तौर से बहुत खुश थे। उनकी हंसी ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया है, मेरे खिलाफ एक अवरोध खड़ा कर दिया है। दुनिया उस हिलती हुई रोशनी के दायरे में थी और मैं अलग थलग खड़ा हुआ था। उनकी आवाज़ सुन रहा था और उनके बीच की संगति और सहानुभूति से ईर्ष्या कर रहा था। लेकिन रोशनी ने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे कड़वाहट के साथ याद आया कि मैंने हमेशा उनका पीछा किया था, चाहे वह ओलिविया के रूप में हो जो बर्फ पर अपनी लड़कियों जैसी दौड़ में पीछे पीछे चल रही हो, या भूरे रंग की लड़की के रूप में जिसका मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस रात की यात्रा में आश्चर्यचकित होकर पीछा किया था। और अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अविश्वास, मेरा टूटा हुआ विश्वास, मेरा घोर अकेलापन रात में उसकी उस हंसी को सुनने की खुशी के सामने भारी नहीं पड़ सकता था।
मैं रुका ताकि दोनों आकृतियां हमारे बीच की दूरी को बढ़ा सकें, क्योंकि वे चैपल की ओर मुड़ने वाले रास्ते पर चल रहे थे। मैं अभी भी उनकी आवाज़ें सुन सकता था और लालटेन के चमकते और गायब होते हुए देख सकता था। मुझे वापस मुड़ने या जंगल में डूबने का आवेग महसूस हुआ, लेकिन मैं बेकाबू होकर आगे बढ़ रहा था। रोशनी चमक रही थी और उसकी आवाज़ अभी भी मेरे पास वापस आ रही थी। ये वसंत की याद की तरह सर्दियों के अंधेरे में चुपके से चली गई, और इसलिए उसकी आवाज़ और रोशनी ने मुझे आगे बढ़ाया। तभी मैंने निराशा भरी चीख सुनी, जिसके बाद हंसी की आवाज़ आई और मेरे दादाजी भी खुशी खुशी उसमें शामिल हो गए। ओ कोई बात नहीं, हम डरते नहीं हैं, उन्होंने कहा। मैं उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से मुझे रोशनी दिखनी चाहिए थी, लेकिन अंधेरा अभी भी बरकरार था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद मैं उनके काफ़ी करीब पहुंच गया। तभी मेरे दादाजी की आवाज़ गूंज उठी, अब मुझे तुम्हारे साथ वापस जाना होगा। तुम एक अच्छी इंसान हो जो एक बूढ़े आदमी का मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन कितनी मूर्ख हो तुम, तुम्हारे लालटेन में तेल ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बेशक आपको आपके दरवाजे तक ही छोड़ के आऊँगी। ये सैर वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, मेरे दादाजी ने कहा। हमें वसंत ऋतु में कुछ बेहतर व्यवस्था करनी होगी। वे अभी भी चुप थे और मैंने उन्हें व्यर्थ में माचिस जलाते हुए सुना। फिर लालटेन गिर गई और दोनों ने अपने दुर्भाग्य पर नए सिरे से खुशी मनाई। अगर आप इजाज़त दें तो, मैंने पुकारा। मेरा हाथ अपनी जेब में माचिस की डिब्बी ढूंढने में लगा हुआ था। मैंने कभी कभी सोचा है कि मुझ में सचमुच कोई सभ्य शिष्टाचार है। एक बूढ़ा आदमी एक ऐसे रास्ते पर फंस गया जो बिल्कुल भी उसके लिए उपयुक्त नहीं था, और एक लड़की भले ही मेरी दुश्मन हो। मुझे लगता है ये वो विचार थे जो मेरे दिमाग में आए। जैक, ये तुम हो, मेरे दादाजी ने कहा। मैरियन मुझे गेट का रास्ता दिखा रही थी और हमारी लालटेन गिर गई। मिस डेवरेक्स, मैंने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उन लोगों के लिए एक ठंडा स्वर है जो मेरी नाराज़गी का कारण बने हैं, और मैंने उसे तुरंत वहीं इस्तेमाल किया, इसमें कोई संदेह नहीं, इसके पूर्ण मूल्य के साथ। वह और मेरे दादाजी अंधेरे में खोई हुई लालटेन ढूंढ रहे थे और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उनकी उंगलियों को छू लिया। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर मैंने लालटेन ढूंढी और उसे पकड़ा दिया। मैंने कहा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ इसमें क्या समस्या है। मुझे लगा कि मेरे दादाजी ने इसे ले लिया है, लेकिन मेरी मोम की माचिस की लौ ने उसकी उंगलियां लालटेन के तारों को पकड़ते हुए दिखाई दी। लबादा खिसक गया, जिससे उसकी बाह की कोमल त्वचा, उसकी चोली का नीला और सफ़ेद रंग बैंगनी रंग का धुंधलापन दिखाई देने लगा, और एक पल के लिए मैंने उसका चेहरा देखा, जिसके होंठों पर एक मुस्कान तैर रही थी। मेरे दादाजी ने अधीरता से अपनी छड़ी बर्फ पर पीटी और हमसे लालटेन छोड़कर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उसे छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं चैपल से होकर नीचे जाऊंगा, वहाँ एक लालटेन है। आई एम सॉरी, उसने कहा, लेकिन मैंने हाल ही में अपनी सबसे अच्छी लालटेन खो दी है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वे इतनी बेशर्मी से उस रात को याद कर रही है जब मैंने उसे गेट ऑफ बेविल्डरमेंट के गलियारे में पिकरिंग के नोट्स ढूंढते हुए पाया था। अब वह लालटेन उठा चुकी थी और मैं मोम की मोमबत्ती को बाती को छूने का प्रयास कर रहा था, जिससे मेरी नंगी उंगलियों को खतरा था। उन्होंने अत्यंत ज्ञानपूर्ण ढंग से कहा, जब तेल खत्म हो जाता है तो वास्तव में अच्छी तरह से नहीं जलती। मैंने उसे उसके हाथ से लिया और अपने कान के पास हिलाया। हाँ, बेशक तेल तो नहीं है, मैंने गुस्से से कहा। ओ मिस्टर ग्लेनम, वह चिल्लाई और मेरे दादाजी की तरफ बढ़ी। मैंने कई गज दूर उनकी छड़ी की आवाज़ सुनी। वह ग्लेनम हाउस की ओर तेज़ी से बढ़ रहे थे। मुझे लगता है मिस्टर ग्लेनम घर चले गए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, उसने कहा। धन्यवाद, वह शायद इस समय चैपल में होगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल नहीं। 60 के दशक में एक अच्छी तरह से उन्नत व्यक्ति को अपनी धमनियों पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे दादाजी चैपल की सीढ़ियों पर दौड़े थे। मैंने उनकी छड़ी को पत्थर पर तेज़ी से आवाज़ करते हुए सुना था। मैं अपने दादाजी के आचरण पर क्रोधित था। वे जानबूझकर भाग गए थे और मुझे इस युवती के साथ अकेला छोड़ गए थे, जिससे मैं विशेष रूप से दूर रहना चाहता था। चलिए, अब मैं वापस जाऊंगी। मैं तो मिस्टर ग्लेनम को सिर्फ गेट की तरफ छोड़ने जा रही थी, लेकिन उनका फिर से वापस आ जाना बहुत बढ़िया है, एकदम अविश्वसनीय। ये एक विनम्र बुदबुदाहट थी, जैसे कि कोई अपने मित्र की मेज़ पर किसी पुराने शत्रु से बात करते समय प्रयोग करता है। वह एक पल उसके कदमों की प्रतीक्षा करती रही, फिर जाहिर तौर पर संतुष्ट होकर सेंट अगाथा की ओर वापस मुड़ गई। मैं अनिश्चित झिझकते हुए उसकी निश्चित आगे की उड़ान को देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा।
लबादे की तहों से बैंगनी फूलों की हल्की खुशबू आ रही थी। उसका नज़ारा, उसकी आवाज़ की ध्वनि मिलकर हर कदम पर एक मूड बनाते और बिगाड़ते थे। मैं कुछ बेरंग बात कहने की कोशिश कर रहा था जब वह अपने कंधे के ऊपर से बोली, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ मिस्टर ग्लेनम। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा। उसने अपने कदम धीमे कर दिए। हाँ कहिए। मैं दूर जा रहा हूँ। हाँ सुना मैंने, तुम दूर जा रहे हो। उसके स्वर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक ऐसी बात है जो समय की शुरुआत से ही निर्धारित थी और इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। और मैं मिस्टर पिकरिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वह अचानक रुकी और मेरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई। हम जंगल के किनारे पर थे और स्कूल बहुत ही पास में था। उसने अपने लबादे को और कसकर पकड़ लिया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकती मिस्टर ग्लेनम। मेरा आपसे कभी मिलने का या बात करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा। पिकरिंग के वो नोट्स, मैं दादाजी से कहूँगा कि वे उन्हें आपको दे दें, मेरी ओर से सम्मान के प्रतीक के रूप में। वे ऐसे पीछे हटी जैसे मैंने उसे मारा हो। आपने उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, मैंने कहा। श्री ग्लेनम, मेरा आपसे इस या किसी अन्य मामले पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। ये बेहतर है तो, लेकिन आपके आरोप, आपके द्वारा कही गई बातें अन्यायपूर्ण और बदनाम है। उसकी आवाज़ में कांपती हुई आवाज़ ने उसके साथ कठोरता से पेश आने के मेरे संकल्प को हिला दिया। अगर मैंने खुद ना देखा होता, मैंने कहना शुरू किया। हाँ मैं कह सकती हूँ कि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हारा पीछा करने की चुनौती, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना, मेरा भाग जाना केवल ये जानने के लिए कि पिकरिंग मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उन नोटों की तलाश में सुरंग में तुम्हारा जाना, क्या तुम नहीं जानती कि वे चीज़ें एक ऐसा आघात थीं जो चोट पहुंचाती हैं? तुम मेरे लिए इस जंगल में सबसे प्रिय थी। इन सभी महीनों में, उस घंटे से जब मैंने तुम्हें अपनी डोंगी से सूर्यास्त की ओर जाते देखा, तुम्हारे बारे में सोचना दिनों को उज्जवल बनाना था, मुझे स्थिर रखता था और खुश करता था, और उन महत्वाकांक्षाओं को जगाता था जिन्हें मैं बहुत पहले भूल चुका था, छोड़ चुका था। और यहाँ ये घिनौना संघर्ष, ये अब इतना बेकार, बेकार से भी बदतर लगता है। लेकिन मुझे खुशी है मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे खुशी है कि ना तो भाग्य ने और ना ही कर्तव्य ने मुझे रोका। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आर्थर पिकरिंग को जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पीड़ा नहीं होगी। मैं उसे दंडित करने का कोई प्रयास नहीं करूँगा। तुम्हारी खातिर वह मुक्त हो जाएगा। उसके मुंह से इतनी गहरी आह निकली कि मानो मैं सिसक रही हूँ। उसने विनती करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप अपनी उदारता के साथ उसके पास क्यों नहीं जाते? आप मेरे बारे में बुरा मानने के लिए इतने तैयार हैं, और मैं अपना बचाव नहीं करूँगी। लेकिन ये मैं बातें आपसे कहूँगी श्रीमान ग्लेनम, मुझे उस रात आर्मस्ट्रॉन्ग के यहाँ मिलने का कोई विचार या जानकारी नहीं थी। जब उसने टेलीग्राफ किया कि वह आ रहा है, ये मेरे लिए और उनके लिए आश्चर्य की बात थी। और जब मैं उस रात दीवार के नीचे सुरंग में गई थी तो मेरे पास एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य। हाँ। वह रुकी और मैं आगे झुक गया, उत्सुकता से उसके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था, ये जानते हुए कि यहीं उसका बड़ा अपराध छिपा है। मुझे डर था कि मिस्टर ग्लेनम समय पर नहीं आएंगे, कि आप बेदखल हो जाएंगे, लड़ाई हार जाएंगे, और मैं मिस्टर पिकरिंग के साथ वापस आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ कुछ भयानक बात हो सकती है आपके साथ। वह हवा की गति से मुड़ी और मुझसे दूर हो गई। उसका लबादा उसके चारों ओर अंधेरे में लहरा रहा था। दरवाजे पर लैंप की रोशनी में मैं उसके करीब था। उसका हाथ बरामदे की कुंडी पर था। लेकिन मुझे कैसे पता होता? मैंने रोते हुए कहा। और आपने ग्लेनम में मेरी कैद का मजाक उड़ाया था। आपने मुझे अपने पीछे चलने की हिम्मत दी, जबकि आप जानती थीं कि मेरे दादाजी जीवित हैं, और ये देखने के लिए देख रहे थे कि मैं उनके साथ विश्वास रखता हूँ या नहीं। अगर आप मुझे बता सकती हैं, इसका कोई जवाब है? मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बताऊंगी इससे ज़्यादा। तुम मेरे बारे में बुरा सोचने के लिए, मुझ पर आरोप लगाने के लिए इतने उत्सुक थे। ये इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये उस आदमी, मेरे बचपन के दुश्मन के प्रति मेरी ईर्ष्या थी, जिसने मुझे किसी पर संदेह पर काबू पाने के लिए मजबूर किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, इन सब के आकर्षण का इतना बड़ा हिस्सा हो। मुझे बसंत की उम्मीद थी, तुम और बसंत दोनों की। ओ प्लीज़! उसकी उड़ान ने टोक को एक अप्रत्याशित कोण पर हिला दिया। जब वह उत्सुकता से कुंडी को खींच रही थी तो उसकी सांस तेज और तेज हो गई थी।
ऊपर से आने वाली रोशनी हम पर पूरी तरह से पड़ रही थी, लेकिन मैं अपने दिल में असंतुष्ट आशा और विश्वास के साथ नहीं जा सकता था। मैंने उसके हाथ पकड़े और उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। लेकिन तुमने मुझे चुनौती दी थी अपने पीछे आने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए दूर चली गई। ऐसा क्यों किया था मैरियन तुमने? क्योंकि ये मेरी चाहत थी। हाँ, मैं चाहती थी कि तुम आओ स्क्वायर ग्लेनम। उस रात के बाद से 3 बार वसंत ने ग्लेनम वस में रस जगाया है। कल मैंने कैलेंडर से मार्च का महीना निकाला। इंडियाना में अप्रैल। वह एक बेशर्म लड़की है जो खिड़की पर सीटी बजाती है, धूप की ओर इशारा करती है, और जब आप उम्मीद से आगे बढ़ते हैं तो बादलों को बुलाती है और आप पर बर्फ बरसाती है। पुराने जंगल, जो लंबे समय से परिचित होने के कारण समझदार हैं, उनमें कोई खुशी नहीं पाते। अखरोट और हिकारी के पेड़ दिसंबर के तूफानी गुनों के लिए अधिक सम्मान रखते हैं। इंडियाना में अप्रैल। वह दीवार के पास ही खड़ी थी, जहां अब नीला पक्षी निराश होकर रुक जाता है और फिर से अपने सुनहरे सैंडल की चमक का इंतजार करता है। वह बारिश की एक बूंद पहले झील के किनारे झुकी थी और अपनी छोटी उंगलियों के गुलाबी पोरों से पतली भंगूर बर्फ को धीरे से छू रही थी। दिल में अप्रैल। ये 3 साल पहले के उन दिनों के मीठे आश्चर्य और विस्मय को वापस लाता है, जब मैरियन और मैं जून के आने का इंतजार करते हुए एक ऐसी खुशी को जानते थे जो हमारे दिलों को पहले रॉबिन के गाने के कोलाहल की तरह रोमांचित करती थी। ये सब मुझे फिर से विस्मित कर देता है जब मैं घास के मैदानों और जंगलों में संगीत की धूम सुनता हूँ और खिड़की से उत्सुक पंखों की चमक को देखता हूँ। ग्लेनम में इस मामले का मेरा इतिहास मेरे द्वारा तय की गई सीमाओं को पार कर चुका है, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये दिन डेस्क और कलम के लिए नहीं है। मैरियन मेरी बाईं कोहिनी पर पड़ी पांडुलिपि की शीट पलट रही है और मांग कर रही है कि मैं काम छोड़कर बाहर घूमने चला जाऊं। मेरे दादाजी छत पर टहल रहे हैं, निस्संदेह मैदान में उन बदलावों की योजना बना रहे हैं जो उन्हें हमेशा पसंद आते हैं। इस शीतकालीन कहानी से संबंधित कुछ लोगों के बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जिस कैदी को लैरी ने पीछे छोड़ा था, उसे हमने कई दिनों बाद युद्ध के सभी सामानों के साथ रिहा किया, और मैं बिना किसी विश्वास के ये भी कह सकता हूँ कि एक आरामदायक क्षतिपूर्ति भी दी। लैरी ने रूस पर अपनी किताब से ख्याति अर्जित की है। जार के साम्राज्य की स्थितियों का एक गहन अध्ययन, और उस नींबू को निचोड़ने के बाद अब वह तिब्बत में है। उसके पिता ने ब्रिटिश सरकार से लैरी के लिए उन्मुक्ति का वादा हासिल कर लिया है, और जब तक कि वह मिलनसार साहसी आयरलैंड से दूर रहता है। मेरे मित्र द्वारा मुझे लिखे गए नवीनतम पत्रों में मैंने देखा द सॉर्ड का कोई संदर्भ नहीं है। बेट्स कैलिफोर्निया में एक फल फार्म का संचालन कर रहे हैं, और जब वे पिछली बार हमसे मिलने आए थे क्रिसमस पर, तो उनमें एक सज्जन व्यक्ति के सभी लक्षण दिखाई दिए जिनकी दुनिया अच्छी तरह से उपयोग करती है। इन वर्षों में स्टोरट के जीवन में कई बदलाव आए हैं, लेकिन उन्हें एक और दिन और शायद एक और इतिहासकार का इंतज़ार करना होगा। ये कहना काफ़ी है कि ये वही थे जिन्होंने मेरी और मेरी शादी दीवार के पास छोटे चैपल में करवाई थी, और जब भी वे कभी कभार हमसे मिलने आते हैं तो हम उनके बारे में अपनी धारणा को फिर से ताज़ा करते हैं कि वह एक बड़े शरीर और आत्मा वाले व्यक्ति हैं। सिस्टर टेरेसा सेंट अगाथा के प्रमुख के रूप में काम करती हैं, और वह और उनके भूरे रंग की पोशाक वाली कंपनी की अन्य सिस्टर्स बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। पिकरिंग की असफलता और उसके बाद गायब होने का समाचार पत्रों में पर्याप्त वर्णन किया गया था, और ग्लेनम में उनका नाम कभी उल्लेखित नहीं किया गया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैरियन बेचैनी से अपने बूट से फर्श पर थपथपा रही है और मुझे जल्दी करनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि मैं कोई आलसी नहीं हूँ। ग्लेनम हाउस को पूरा करने का काम मैंने ही किया था, और मैं उन खेतों का प्रबंधन करता हूँ जिन्हें मेरे दादाजी ने हाल ही में इस पड़ोस में खरीदा है। लेकिन इससे भी बेहतर, मेरे अपने दृष्टिकोण में, मैं शिकागो में एक परामर्शदाता इंजीनियर के रूप में एक कार्यालय रखता हूँ, और मुझे पहले ही कई महत्वपूर्ण कमीशन मिल चुके हैं। ग्लेनम हाउस अब वैसा है जैसा मेरे दादाजी चाहते थे, एक सुंदर और गरिमापूर्ण हवेली। उन्होंने सुरंग को भरने पर जोर दिया ताकि बेवेल्डनबर्न का द्वार अब और ना रहे। दीवार में मार्ग और चिमनी ब्रेस्ट के पैनलिंग में मजबूत बॉक्स बना हुआ है। हालांकि बाद वाले को हम अब दुर्लभ विस्की की कुछ बेशकीमती बोतलों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे जॉन मार्शल ग्लेनम ने केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर नीचे उतारने का आदेश दिया था। और अब अंत में एक युवा व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के मामलों के बारे में इतना विस्तार से लिखना बेकार की बात लग सकती है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस कथा में मेरा चरित्र सबसे विनम्र है।
मैं अपने दादाजी के इस दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखने के प्रयोग का एक ईमानदार विवरण प्रस्तुत करना चाहता था और उन्होंने खुद मुझसे इन विभिन्न घटनाओं को लिखने का आग्रह किया है, जबकि वे अभी भी मेरी स्मृति में ताज़ा हैं। मैरियन महिलाओं में सबसे अधिक धैर्यवान दरवाजे की ओर बढ़ रही है। धूप, बसंत की मुक्त हवा, झील की ओर नीले दृश्यों के लिए उत्सुक है और आखिरकार मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं, उपन्यास अब यहीं ख़त्म होता है। मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे आज्ञा चाहूँगी। जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नई कहानी या उपन्यास लेकर। तब तक जुड़े रहिए।